बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक फ़ारूकी, CA मीडिया का एडिटर इन चीफ़ आनंद गुजरात से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे साथ जामा मस्जिद के मौलाना लुकमान तारापुरी साहब, जो दारुल उलूम अरबिया इस्लामिया तारापुर में प्रिंसिपल की हैसियत से है, और इसके साथ साथ ग्लोबल इमाम काउंसिलर के प्रेसिडेंट भी है। उनके साथ आज हम इस इंटरव्यू प्रोग्राम में एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं मौलाना लुकमान तारापुरी साहब को दिल से वेलकम करना चाहता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। इसके साथ साथ हमारे CA मीडिया के डायरेक्टर श्री वीरभद्र सिंह चौहान न्यू दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, जो रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी वाबस्ता रखते हैं। उनका भी मैं दिल से वेलकम करना चाहता हूं। इसके साथ हमारे CA मीडिया के हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के मिस्टर मकबूल मडुलिया भाई बैठे हैं, उनका भी मैं दिल से वेलकम करना चाहता हूं। अब मैं डायरेक्टर वीरभद्र सिंह चौहान सर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो इंटरव्यू प्रोग्राम को प्रोसीड करें। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना लुकमान तारापुरी साहब, आपको हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि ऑलरेडी हमारे कुलीग डॉक्टर रफ़ीक साहब ने ऑलरेडी बता दिया है अब मेरे बारे में, तो अब मेरे ख्याल से आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए जी बिल्कुल। तो मैं आपसे सबसे पहले चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं। बस मेरे अपने बारे में तो क्या, हम तो एक खादिम के तौर पर, सेवक के तौर पर हैं। अलबत्ता बहुत सारी खिदमत और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आयद हैं, उसको बहुस्न खूबी अच्छी तरीके से उसको निभाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मजहबी तौर पर हो, चाहे सामाजिक तौर पर हो, चाहे मुल्की तौर पर हो। तमाम सतहों के ऊपर जहाँ हमें हमारी ज़रूरत महसूस होती है या हमें ज़रूरत महसूस होती है, उस फील्ड के अंदर हम अपना जो है जितना भी हमसे हो सकता है अपना योगदान और अपनी खिदमत पेश करते हैं। आनंद जामा मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रैंडफादर ने उसका फाउंडेशन डाला, आज 100 इयर्स हो गए उसको। उसके बाद से ही हमारा एक ख़ानदानी एक सिलसिला वहाँ इमाम की हैसियत से हम लोग हैं। मैं तीसरी पुश्त से मैं इमाम हूँ वहाँ पर। उस माध्यम से, उस प्लेटफॉर्म से मैं अपनी इमामत के फ़राइज़ को अंजाम देते हुए सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर भी और सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी मैं हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ कि समाज को और देश को, मुल्क को, मज़हब को किसी भी तौर पर अपने काम आ सकूँ। मैंने इसी सिलसिले में जब पूरे मुल्क के अंदर दौरा किया और आना जाना मेरा रहा, एक चीज़ की मुझे आवश्यकता महसूस हुई उस बात में कि समाज सुधारना के लिए, जिसको इस्लाह मुआशरा कहते हैं, समाज के अंदर बदियाँ फैलती है, कुरिवाज फैलते हैं, अंधश्रद्धाएँ फैलती है, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमें इमामों की ज़रूरत है। मस्जिद का इमाम एक बहुत बड़ा, उसका एक रुतबा होता है, एक ओहदा होता है, एक बहुत बड़ा मनसब होता है उसका। उसके मुसल्ले के और मिंबर और महराब के माध्यम से वो कौम को, समाज को एक अच्छा पैगाम दे सकते हैं। हमने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर बहुत सारी बदियाँ, बहुत सारे कुरिवाज और अंधश्रद्धाएँ फैली हुई है। तो इमामों का एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने का और उसको वजूद में लाने का मेरे जहन के अंदर एक खाका जहन में आया मुझे। मैंने मुल्क के अंदर दौरा किया, तमाम स्टेटों के अंदर, तमाम रियासतों के अंदर। हमारे जितने भी चीफ बड़े इमाम लोग थे, मस्जिदों के इमाम थे, उन लोगों को जमा करके हमने अपनी सोच, अपनी फ़िक्र और अपने खाका पेश किया कि मुल्क के अंदर अगर किसी प्लेटफॉर्म पर काम करना है, समाज के लिए काम करना है, मुल्क के लिए काम करना है, मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए काम करना है, मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम करना है, तो हम इमामों की ज़रूरत है। मुल्क को भी ज़रूरत है, मज़हब को ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है।
تو ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے تمام اکثر اسٹیٹوں کے اندر اپنی یونٹ قائم کی ہے. ہر جگہ ہمارے جو ہے ہمارا ایک پورا گروپ موجود ہے وہاں پر, اور وہ لوگ جہاں جس سطح پر وہاں پر آوشکتا ہوتی ہے, کام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, جس فیلڈ میں بھی وہاں ہم اپنا کام انجام دیتے ہیں. اور میں اپنی طرف سے یہاں ان کو بھی ایک صلاح مشورہ دیتا رہتا ہوں, اور ہم لوگ سال میں 2 سال میں ایک مرتبہ پورے تمام اسٹیٹوں کی ریاستوں کی میٹنگ بنگلور, دہلی یا پھر کلکتہ, احمد آباد کہیں بھی کرتے ہیں. جی مولانا صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہے, جیسے اس سے پہلے بھی ہماری بات ہو چکی ہے, لیکن ریسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں آپ کا مشن اور ویژن کیا ہے, اور اس میں کس طرح کی اسٹریٹجیز آپ یوز کریں گے, رن نیتی کیا ہوگی آپ کی جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گی. جی بے شک, جنہیں بہت ساری چیزیں ہے سامنے کہ مختلف شعبے ہیں کام کرنے کے. اب ایک انسان ہوتا ہے, وہ کتنی کوشش کرتا ہے, کتنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے اس کی, ایک محدود اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہوتی ہے, لیکن وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, کسی بھی شعبے میں, کسی بھی وبھاگ کے اندر, اور کہ وہ اپنا ایک کیریئر بنائے, اپنا ایک کام کرے, اپنی ایک قربانی پیش کرے, اپنا یوگدان دے. ہم نے جامع مسجد کے مادھیم سے اصلاح معاشرہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں سماج کے اندر, خاص طور پر دیکھو میرا ماننا یہ ہے کہ چاہے انسان کسی بھی مذہب کا ہو, لیکن وہ اپنے مذہب میں جتنا پختہ ہوگا اتنا وہ ایماندار ہوگا. اس کے اندر جتنی مذہبیت اپنے دلوں کے اندر پیوستہ ہوگی, اتنا وہ زیادہ اپنے مذہب کے طور پر اور مذہب کے اصول پر کام کرنے کے لیے وہ اتنا آمادہ ہوگا, اور وہ اس پر جو ہے گامزن ہوگا, اور اس کے لیے وہ سب سے زیادہ بینیفٹ چیز ہے. میں اپنے سماج کے لیے مسجدوں کے مادھیم سے, خاص طور پہ مسلم سماج کے لیے, ویسے میں سبھی ورگوں کے لیے کام کرنا, جیسے فیلڈ ہماری ریلیف کی ہوتی ہے تو ہر فیلڈ میں ہم کام کرتے ہیں, اس میں کوئی ہم نہیں دیکھتے. مسجد کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم جو ہے اس وقت اصلاح معاشرہ, شریعت کیسے چلتی ہے, شریعت کے کیا احکام ہیں. شریعت میں اگر آپ برائی پہ جائیں گے, آپ نشہ خوری کریں گے, آپ جوا کھیلیں گے, آپ برائی کریں گے, کسی کی برائی چاہیں گے, تو اس میں کیا کیا آپ کے نقصانات ہوں گے, دنیا میں آپ کو کیا نقصانات ہوں گے, اور مرنے کے بعد تو خدا نے اس کے لیے ایک پورا مستقل ایک دنیا بنائی ہوئی ہے. تو اس سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. جب یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے, لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چیز کریٹ ہوتی ہے, تو جب وہ اس کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی لائف کیسے بنانی ہے, مجھے اچھی اپنی لائف چاہیے, میری اپنی ایماندار لائف کیسے ہو سکتی ہے جس سے جو ہے ہمارا خدا بھی, ایشور بھی, پرماتما بھی راضی ہو جائے اور عوام بھی خوش ہوں. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اور حدیث میں آتا ہے, محمد پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الخلق عیال اللہ, کہ جو ہے نا پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ آپ کا کنبا ہے. وسودھیو کٹمبم جو سنسکرت میں بھی کہا جاتا ہے. تو اس مد نظر کو ہم مشن کو چلاتے ہیں. ہم نے کورونا کال کے اندر ہم نے ہر ایک جو ہیں راشن سے لے کر, دوائیوں سے لے کر کے, جہاں جس طریقے سے ہم کو جس محلے میں, جس سماج میں جانے کی ضرورت کی پیش آئی, اور جہاں تقاضے آئے, ہم نے وہاں پر خدمت کی الحمدللہ. جی. تو ابھی آپ نے رفیق صاحب نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی ذمہ داری کو کس وقت کر رہے ہیں. جی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایجوکیشن کے بارے میں آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جی. میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایجوکیشن جس کو ہم دینی ایجوکیشن کہتے ہیں, یعنی اسلامی گیان کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی ڈگری حاصل کرتے ہیں, ڈاکٹریٹ بنے, انجینئر بنے, پائلوٹ بنے اس فیلڈ کے اندر. میرا یہ ماننا ہے, خصوصی طور پر ایک میں اسلامک اسکالر ہونے کی حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر اور خاص طور پہ مسلم سماج کے اندر دونوں علم کی ضرورت ہے, دونوں گیان کی ضرورت ہے. دونوں گیان جب ہوں گے تب آدمی جو ہے 2 پہیوں سے چلے گا اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلے گا. سمجھے گے نہیں؟ اگر مثال میں سمجھا دوں کہ اگر ایک پرندہ ہوتا ہے, اگر ایک پرندہ کو 2 پر ہوتے, اگر ایک پر کاٹ دیا جائے تو پرندہ اڑ نہیں سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پر اس کے چاہیے, صحیح سلامت چاہیے.
तो दीनी एजुकेशन और दुनियावी एजुकेशन ये दोनों एक पर हैं परिंदे के, इंसान के पर है समझ लीजिए। उसकी तरक्की के लिए, उसको दुनिया के अंदर रोशनी के लिए, दुनिया में प्रकाश चाहिए, उसको रोशनी चाहिए, अच्छी ज़िंदगी चाहिए, अच्छी समाज सेवा चाहिए उसको, तो उसको चाहिए कि वो दुनिया का भी एक अच्छा एजुकेशन हासिल करे और अपने दीन का भी एक अच्छा एजुकेशन हासिल करे, ताकि दीन की क्या चीज़ है, दीन में भी क्या बताया गया, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शरीयत के क्या लॉ है, वो लॉ क्या आपको बता रहे हो, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एजुकेशन की कितनी अहमियत है और किस तरीके से बिल्कुल तो सिस्टम्स के हम सूट की ज़रूरत है। अब मैं डॉक्टर रफ़ीक साहब से जो भी अल्लाह ताला किसी इंसान को किसी ख़ास मकसद के लिए चुनता है, तो उस इंसान की जिम्मेदारियों के साथ साथ अल्लाह ताला उसमें बहुत सारी आदर्श भर देता है। तो हम आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो आदर्श हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आदर्श तो क्या इंसान में हो सकता है। इंसान एक नापाक कतरे से पैदा हुआ है, वो छोटा सा इंसान होता है। कुरान में भी इंसान को अल्लाह ताला ने ज़ईफ़ और कमज़ोर पैदा किया है। मेरे अंदर कोई ऐसे आदर्श नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं तो बस एक नाकारा और नाचीज़ इंसान हूँ, लेकिन बस मैं खुदा का बड़ा एहसान मानता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे जो हो सकता है मुझसे काम ले रहे हैं। बाकी मेरे अंदर कोई ऐसी कोई कमाल नहीं है, कोई ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे मैं कोई आपके सामने उसको कोई पेश कर सकूं आपके सामने। मैं बहुत ही छोटा इंसान हूं, कमज़ोर भी हूं, लेकिन जो है मुझसे हो सकती है इतनी खिदमत में करने की कोशिश करता हूं। खैर, ये तो आपका बड़प्पन है जी। इतनी सारी सलाहियत के बावजूद भी आप ऐसा कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ज़ईफ़ बनाया है। वो बात सही है कि अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को ज़ईफ़ बनाया है, लेकिन ये बात भी सच है कि उसीलिए तो आप जामा मस्जिद इमाम साहब के बड़े पोस्ट पे ग्रांड इमाम साहब है। कोविड-19 की आपने बात की कि कोविड-19 में आपने बिना भेदभाव, बिना धर्म देखे हुए बहुत सारे लोगों को दवाई से लेके खाने पीने की सभी चीज़ आपने फराहम की। उसका एक्सपीरियंस बताइए कि पहले ये कोविड-19 के बारे में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने या आपने अलहदा तौर पे कैसा काम किया। कोविड-19 ये सदियों की एक दर्दनाक कहानी है, और जिस दौर से इंसान गुज़रा है, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के लोग गुज़रे हैं, वो मेरे ख़्याल से उसको भुलाना बहुत मुश्किल है। और उस घड़ी को जब याद करते हैं तो बदन के एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आदमी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। आप जानते हैं कैसी कैफियत और कैसी हालात थी। खैर, एक चीज़ हम मानते हैं और इस चीज़ पर हमारी श्रद्धा है कि इसमें एक कुदरती आपदा है, कुदरती तकलीफ़ है, लेकिन कहीं न कहीं अल्लाह खुदा ईश्वर हमसे नाराज़ है। ये बात हम फील करते हैं। हमें तो सबसे पहले हमने यही मैसेज सबको दिया कि हम अपने रब को, अपने खुदा को, अपने ईश्वर को राज़ी करने की कोशिश करें। हमारे गुनाह बढ़ जाते हैं तो खुदा की तरफ से कहर आता है, तकलीफ़ें आती है, मुसीबतें आती है। इंसान ताकि अल्लाह के साथ उसका कनेक्शन ज़्यादा मजबूत हो, हमें सबसे पहले हमने लोगों को ये कहा, मस्जिदों में भी कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को यही कहा कि आप जो हैं सबसे पहले खुदा को राज़ी करने की और अपने गुनाहों की तलाफ़ी की कोशिश करें। खैर, हालात तो आ गए थे। उस हालात की एक एक घड़ी, एक एक घंटा और एक एक दिन जो है बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। लोगों की गरीबी, बेरोज़गारी, लोगों को खाने की तकलीफ़, लोगों को काफ़ी इन सब चीज़ों ने लोगों के ज़िंदगियों को झंझोड़ कर रख दिया था। पूर्ण लोगों की ज़िंदगियां ऐसी तब्दील हुई कि लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि हम ऐसी लाइफ में, हम ऐसी पोजीशन में या इस सिचुएशन में या स्टेट पर हम आके खड़े रहेंगे। ऐसे हालात लोगों के आ गए। हमने लोगों को बहुत नज़दीक से लगा, सैकड़ों लोगों के, हज़ारों लोगों के जो हैं, लोगों के फ़ोन हमारे साथ मुस्तकिल चलते रहे। हालात लोगों ने बताए, जितना भी हो सकता था हमने जिस एतबार से, चाहे उसकी आर्थिक रीत से, उसको अगर कोई सलाह मशवरे की ज़रूरत, इस एतबार से, मेडिकल लाइन से, क्योंकि हमने मुस्तकिल प्रशासन के साथ हम जॉइंट रहें, गुजरात सरकार के साथ भी, स्टेट हमारे डिस्ट्रिक्ट उसके साथ भी, और दूसरे स्टेट की सरकारों के साथ भी हम कनेक्टेड रहें। और जहाँ जहाँ कहीं हमें आवश्यकता और ऐसी चीज़ें तकाज़े नज़र आए हमें, तो हमने वहाँ उनके साथ ज्वाइन करने की और जिस तरीके से हेल्प होने की ज़रूरत महसूस हुई उसको हमने कोशिश की है वहाँ पर। एक और बात मेरे जहन में आ रही है,
جیسے آپ نے بخوبی ابھی بیان کیا کہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، دنیا کی تعلیم ہے، جی اور جو دھارمک پڑھائی ہے، جی یہ دو پنکھ ہے ایک پر کے جی پنچھی برڈ کے کے، جی جو ایک کے سہارے نہیں اڑ سکتا ہے. جی تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج میں جیسے بچے ہیں، بوائز ہے، گرلس ہے، تو یہ جو ایجوکیشن ہے کیا یہ بس بوائز تک ہی محدود ہے کہ جو سماج میں گرلس ہے، وومن امپاورمنٹ، گرل ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں ہم، اس کے بارے میں آپ نے تاثرات بیان کریے. دیکھیے، سماج میں خاص طور پہ مسلم سماج میں ایجوکیشن کا بہت ابھاؤ ہے، بہت ہی کمی محسوس ہو رہی ہے، لوگ ان پڑھ زیادہ ہیں. پھر بھی اس کے اور مقابلے میں جیسے دن گزرتے جا رہے، زمانہ گزرتا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اندر ایک جاگرتی پیدا ہو رہی ہے، اور اچھی مسلم سماج کے اندر ایک اچھی اسکولیز، لوگ اسٹینڈرڈ اسکول کو قائم کرنے کی فکر میں ہیں، کر رہے ہیں، ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. گرلس کا تعلق جہاں تک ہے، میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ گرلس کے تعلق سے گرلس کی جو تعلیم ہے، ماڈرن ایجوکیشن ہے، اس کی ضرورت تو ہے. ہمارے یہاں گائنک لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، بہت ساری فیلڈ ایسی ہے جہاں ہمیں گرلس کی ضرورت ہے نا. ایجوکیشن ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے تو ہم جو ہے گرلس کو پڑھانے کا ایک ارادہ رکھتے ہیں. اگر میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، یا میرا جو ویو ہے وہ ہے کہ گرلس کو جو ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن اس لیے نہ دیا جائے تاکہ وہ دنیا کو حاصل کریں. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے ماڈرن ایجوکیشن نہیں ہے. ماڈرن ایجوکیشن اگر گرلس کے اندر دینا ہے، اگر وہ اپنے آج کل حالات اور جو تکلیفیں سامنے آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہر پیرنٹس، ہر والدین اپنی بچیوں کو پڑھانا ایک عیب سمجھتا ہے، عیب نہیں سمجھتا ہے، جو ڈر محسوس کرتا ہے، عیب نہیں سمجھا. بچوں کو پڑھانے کا جذبہ آج بھی لوگوں کے اندر ہے، آج بھی لوگ پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن جہاں اچھے ہب ہو، جہاں اچھے اسکولیز ہو، جہاں اچھی یونیورسٹیاں ہوں، جہاں بچیاں اپنی سیف ہو، ایسی جگہ پر نڈر ہو کر کے جو ہے بچیاں اپنا ایجوکیشن دینے کے لیے تیار. اور اس کی آوشکتا ہے، اس کی ضرورت ہے زمانے میں، ایسا نہیں ہے. اور شریعت نے بھی اس کے لیے بہت سارے بڑے بڑے مدرسے ہیں گرلس کے کہ جہاں صرف گرلس پڑھتی ہیں، اچھی دین تعلیم حاصل کرتی ہے، اچھے قرآن پڑھنے والی ہے، اچھے حدیث پڑھنے والی ہے، اچھی تفسیر پڑھنے والی ہے. تو کیا وہی گرلس ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے، وہی گرلس پائلٹ بھی بن سکتی ہے، وہی گرلس ڈیفنس میں بھی جا سکتی ہے نا. ہر فیلڈ کے اندر اس کی ضرورت ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ آج جو حالات والدین اور پیرنٹس اور خاص طور پر مسلم سماج کے اندر جو پردے کی جو پرتھا ہے اور جو پردے کی جو ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم علماء اور طبقہ بھی اور ہمارا ریلیجس ایک گروپ بھی اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتا ہے کہ آپ اپنی بچی کو جو ہے جس طریقے سے آپ اطمینان ہو، بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے، جہاں آپ کی بچی سیف ہو، ایسے ہب کے اندر، ایسے یونیورسٹی میں، ایسے اسکولیز کے اندر آپ بچیوں کو پڑھائیے. آپ نے بات کری تھی ایک چیز قطع کلامی کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آپ کی بات پہ. ہم نے جو محسوس کیا ہے وہ آج کل کیا ہے کہ بچیاں 15 سال کے بعد سے لے کر اس کی شادی تک کا جو پیریڈ ہے، وہ پیریڈ اتنا سینسیٹیو کہیے، اتنا نازک زمانہ ہے اس کے لیے کہ اگر بچیوں کو کسی چیز کے اندر مشغول نہ کیا گیا تو آج کل آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہاتھوں کے اندر، دنیا مٹھی کے اندر، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. برائی کی طرف جانا بہت آسان ہے، اچھائی کی طرف انسان مشکل سے جاتا ہے. تو ہماری ان بچیوں کو جو ایجوکیشن کی طرف اگر وہ متوجہ ہوں گی، پڑھائی کی طرف جو ہوگی، تو بری چیزوں سے، بری عادات سے، برے خیالات سے، برے تصورات سے یا برے ان سب چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رہے گی. ان کو دینی تعلیم دو، ان کو جو ہے ماڈرن ایجوکیشن بھی دو، اس کے اندر ان بچوں کو مشغول رکھو. اگر اس میں مشغول نہیں رکھی بچوں کو ان ٹائمز کے اندر، ان پیریڈ کے اندر، تو بچیاں جو ہے پھر جا کر کے ان کے سنسکار پھر اچھے نہیں ملتے ہیں، ان کی عادتیں خراب ہوتی ہے، اور کوئی ان کو صحیح تربیت ان کی نہیں ہو پاتی، صحیح سنسکار نہیں مل پاتے. دوسری بات پوچھنے سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیونکہ ہمارا ہندوستان کمپوزٹ کلچر ہے، دنیا کی دوسری نمبر پہ ہمارا نمبر آتا ہے جہاں تک پاپولیشن کی بات کریں، لیکن ایجوکیشن ایسا فیلڈ ہے جو ہر ایک کے قسمت میں نہیں ہے. بہت سارے ایسے بچے ہیں
چاہے ان کے ماں باپ زندہ ہے یا اس دنیا میں نہیں ہے، تو بہت سارے ایسے بچہ ہیں، خصوصاً گرلس کی میں بات کر رہا ہوں، جنہوں نے کسی وجہ سے پڑھائی نہیں کی ہے. تو ایسے بچوں کے لیے آپ کی جو آرگنائزیشن ہے کیا کام کرتے ہیں؟ جی، اس کی وضاحت کرنا میں چاہتا ہوں. ہم نے سب جگہ پر کہا ہے، اور ایجوکیشن کی لائن سے ہمیں جو بچے یتیم ہوتے ہیں، پیرنٹس نہ ہو یا دونوں میں سے ایک نہ ہو، یا غریب بچے ہوتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کے لیے ہم خود بھی کئی ٹرسٹوں کے اندر شامل ہیں. ہم نے خود اپنا ایک ہب کھڑا کرنے کی تیاری کی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ آرگنائزیشنیں ہوتی ہے ان کو بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں، بچوں کی فیس کے سلسلے میں ہو یا بچے نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم تو لوگوں کو تعلیم یہ کہتے ہیں اور یہ لوگوں کو جو ہے سوچنا دیتے ہیں کہ آپ آدھی روٹی کھاؤ لیکن بچوں کو پڑھاؤ. اور سب سے اچھی بات میں بتاؤں کہ آج ہمارے حکومتوں کے اندر، سرکار کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسی اسکیمیں ہیں کہ آپ بچوں کو آسانی سے پڑھا سکتے ہیں. ہر اعتبار سے گورنمنٹ آپ کو ہیلپ کر رہی ہے. کتنی یوجنائیں سرکار کی ہے، لیکن ہمیں اس کا لابھ لینا نہیں آتا ہے، ہم پیچھے رہتے ہیں، ہے نا. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ سرکار کی جو یوجنائیں اگر صحیح طریقے سے ہم اپنے سماج میں اس کو لاگو کریں، سماج میں لائے، سماج اس کو سمجھتا ہو جائے، تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ غریبی کوئی اس کے لیے کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے. غریبی رکاوٹ نہیں اس کے لیے. بہت ساری آرگنائزیشن ہیں، بہت ساری سنستھائیں ہیں، وہ جو ہے ایجوکیشن کے لیے، کتابوں کے لیے، فیس کے لیے، سب کے لیے وہ تیار ہیں. بچے پڑھنے والے چاہیے. آپ دیکھتے ہیں بہار کا رزلٹ آیا، ٹاپرز کے اندر کتنے یو پی ایس سی کی جو ایگزام دیے اس میں ٹاپر میں کتنی مسلم لڑکی اور لڑکیاں ہیں، اور اچھے نمبرات سے انہوں نے جو ہے کامیابی حاصل کی ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے ایک خوشائن چیز ہے. ہمارے بچے، ہمارے لڑکے پڑھ رہے، IAS IPS بنے، آگے جائے، دنیا کی ساری فیلڈوں کے اندر جائے. دیش کے بہت سارے وبھن وبھاگوں کے اندر ہمارے لڑکوں کی ضرورت ہے، دیش کے نوجوانوں کی ضرورت ہے. تو جب ہمارے نوجوان اس ذہن کو چھوڑ کر کے نہیں، ہمیں تیار ہو کر کے صرف تھوڑا سا بزنس کر لینا ہے، تھوڑا کما لینا ہے، پیٹ بھر لینا ہے، یہ کافی نہیں ہے. ہمیں اپنی سوچ بہت بلند رکھنی ہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کی سوچوں کو بلند بنانا ہے کہ آپ ایجوکیشن کے لیے پڑھو. ایک وقت پہ آپ کام کرو، دوسرے وقت میں آپ پڑھائی بھی کر سکتے ہیں. ایسی مثالیں اور ایسے داخلے ہمارے ساتھ سامنے سینکڑوں ہیں کہ دنیا کے اندر جد و جہد کر کے، محنت کر کے انہوں نے اپنی کمائی بھی کی، اپنی فیس بھی ادا کی، اپنی کتابوں کا خرچہ بھی نکالا، اسکول کا، کالج، یونیورسٹی کا خرچہ بھی نکالا، اور ساتھ میں پڑھائی بھی کی انہوں نے. تو یہ ہمت اور یہ حوصلہ ہمارے نوجوانوں کے اندر آنا چاہیے. تب جا کر کے سماج بڑھے گا، آگے راشٹر بنے گا، دیش بڑھے گا. اور یہ ہمارا ویژن ہے، یہ ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے. ایک اور چیز میں جاننا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ گلوبل امام کونسل کے بات آپ کے ذہن میں آئی، پھر اس آرگنائزیشن کا آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کیا، اور خدا کا شکر ہے آپ اس آرگنائزیشن کے فاؤنڈر ممبر بھی ہے اور پریسیڈنٹ بھی ہے. اس پہ آپ تھوڑا وضاحت کریے. میں نے آپ کو جیسے پہلے اس کا ذکر کیا کہ گلوبل امام کونسل کو میں نے اور امام آرگنائزیشن کام کر رہی ہے ہندوستان کے اندر. میں نے گلوبل اس لیے رکھا ہے کہ میں دیش ودیشوں کے اندر سفر کرتا ہوں، اور ہر جگہ پر، ہر ملکوں میں جا کر میرا اماموں سے رابطہ پڑتا ہے. اور میں ہر اماموں سے مل کر کے، چاہے وہ کسی بھی زبان کے امام ہوں، کسی بھی زبان کو بولتے ہو، میں ان کے اندر کی چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، سماج کے اندر کیا میسیج دیتے ہیں. اور دینی اعتبار سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی کچھ ان کو بتانا چاہتا ہوں، اور ان کو ایک چیز ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ سماج کو ان چیزوں کے دنیا میں تقاضے ہے، دنیا میں ان چیزوں کی ضرورت ہے. میں اس پر آپ فوکس کریں، ان چیزوں کو ڈالیں. اس لیے ہم نے گلوبل کہا. میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، زامبیا، پناما، امریکہ، تمام ملکوں کے امام جو ہیں وہ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ہمیشہ ان کے ساتھ آچار وچار کا آدان پردان ہوتا ہے. ان کی اچھی باتیں، اچھی سوچ، اچھی فکر ہمارے اندر بھی آتی ہے، ہمارے اندر کچھ اچھی بات ہوتی ہے، وہ ان کے سامنے ساجھا کرتے ہیں. پھر اس کو ہم مسجد کے مادھیم سے، ممبر و محراب کے مادھیم سے ہم سماج تک پہنچانے کی اس کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو دارالعلوم آپ کا ہے، اس میں ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں. تو یقیناً کچھ بچے ایسے ہوں گے، جیسے آپ نے کہا کچھ یتیم بچے ہوتے ہیں یا
पेरेंट्स में से 2 उनमें से एक ना हो, उनको आप सपोर्ट करते हैं। जी। तो आपका ये जो रिज़ल्ट है, यहाँ का प्रोग्रेस है, पिछले 5 साल का हम जानना चाहते हैं कि कैसा रहा। जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे दारुल उलूम में और यूनिवर्सिटियों में जो तलबा आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उनका जो गरीब होते हैं और यतीम होते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल रहना, खाना पीना, एवरीथिंग, उनका जेब खर्च भी संस्था की तरफ से दिया जाता है। एक पैसा उनकी तरफ से नहीं लिया जाता। अलबत्ता जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो फ़ीस देना चाहे और उनकी फ़ीस महदूद होती है कि फ़ीस फ़िक्स होती है, इस एतबार से वो फ़ीस देते हैं। लेकिन जो ज़्यादा बच्चे गरीब होते हैं उनके लिए बिल्कुल तमाम चीज़ें फ्री है। रिज़ल्ट की आप बात करना चाहते हैं, रिज़ल्ट तो समाज के अंदर जिस तरीके से डॉक्टरों की, पायलटों की, जो हैं फ़ौजों की और सिपाहियों की, हर फील्ड में ज़रूरत है दुनिया के एतबार से। हमारे ये जो दारुल उलूम होते हैं, हम यहाँ बच्चों को तैयार करते हैं कि वो एक अच्छे इंसान बने, अच्छे ईमानदार इंसान बने। क्यों कि ये एक मिसाल है, एग्जाम्पल है। ये इनको जाकर के ये किसी बस्ती में, किसी इलाके में, किसी फील्ड में जाकर एक अपने इलाके के एक इमाम बनेंगे। जब इमाम बनेंगे तो इनके अंदर जितने अच्छे संस्कार होंगे, जितनी अच्छी चीज़ें होगी। हमारे आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे इस दारुल उलूम से फारिग मालदीव्स के स्टूडेंट थे, फिजी के स्टूडेंट थे, साउथ अफ्रीका के स्टूडेंट थे और लंदन के स्टूडेंट थे। सारे अभी तो स्टूडेंट वीज़ा में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। इन तमाम लोगों के स्टूडेंट, मुल्कों के स्टूडेंट यहाँ पढ़ते थे। आज की पिछली सरकार में मालदीव्स में जो डिफेंस मिनिस्टर थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, वो हमारे यहाँ के पढ़े हुए हैं, पूरे यहाँ के फारिग हैं। अब फिलहाल हमारे मालदीव्स के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने मुकम्मल तालीम यहाँ से हासिल की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अभी जो राइटर है, जो बुक्स को नोट ये करते हैं, उनकी पूरी अरबी की मुकम्मल तालीम यहाँ से है। 1976-78 के अंदर उन्होंने यहाँ पर तालीम हासिल की। तो ये चीज़ें हैं, स्टूडेंट तलबा हीरे तैयार होते हैं। अब हमने एक चीज़ इसके अंदर शामिल और की है कि हमारे इन बच्चों को, इन स्टूडेंट को सिर्फ दीनी तालीम नहीं, उनके साथ साथ उनको मॉडर्न एजुकेशन के साथ भी हम जॉइंट कर रहे हैं। हमने कंप्यूटर लैब बनाई है, उनको कंप्यूटर सिखाते हैं, विविध प्रोग्राम उनको समझाते हैं, विविध चीज़ें उनको बताते हैं, इनको वाबस्ता करते हैं सोशल मीडिया से, जो है दुनिया से कनेक्टेड करते हैं इनको। आगे हमारा विज़न है, कोशिश जारी है, बल्कि शुरू हो गई है कि हम बच्चों को 10वीं, 11वीं, 12वीं पढ़ा करके हमारी 12वीं तक जब यहाँ से हमारा बच्चा आलिम हो जाता है तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और दीगर यूनिवर्सिटियों के अंदर यहाँ से जो है बच्चे पढ़कर जाते हैं, उनको आगे की मान्यता प्राप्त होती है। वो किसी फील्ड में बच्चे जाकर के जो है वो MA, MBA कुछ भी कर सकते हैं, वो मौका फराहम किया जाता है। अभी हमने मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से ज्वाइन करने की हमने दरख्वास्त दे दी है, उससे हम अपना इदारा ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट तैयार होकर जाएंगे तो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ से उनको जो फील्ड पसंद है, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, अपना मॉडर्न एजुकेशन कर सकते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया जी, हाँ काफ़ी अच्छी, जी काफ़ी अच्छा उसका, उसका काफ़ी मतलब सिस्टम में तो हैदराबाद से, जी हैदराबाद से जी, हमारे मित्र हैं वो, उसके वो हैं। एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आपने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया है जी, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने बहुत सारा सफ़र किया है, दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से बहुत सारा सपोर्ट कंट्रीब्यूशन आपका रहा है पूरे सोसाइटी को। तो उस एक्सपीरियंस पे आप थोड़ी सी लाइट डालिए कि जो आपने इंटरनेशनल विज़िट किए हैं, तो उस पर आप थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, इंटरनेशनल विज़िट पे तो मैं ज़्यादा आपको बताऊं कि यूनिसेफ है, हमारा इंटरफेथ वॉश अलायंस है, उस विज़न से अगर देखना जाए, उस एंगल से हम देखना जाए तो दुनिया के अंदर आज ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू चल रहा है, क्लाइमेट चेंज, और हर जगह मौसम चेंज हो रहा है, हालात कुदरती आपदा आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहा जा सकता है उसको, साइंसदान उसको कह रहे हैं। उसके लिए हम क्या क्या अवेयरनेस ला सकते हैं समाज के अंदर, पब्लिक के अंदर, उसके लिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं। जैसा आपने बताया, तो मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर हमारा इस पर डिबेट होती है,
डायलॉग होते हैं, उस कंट्री के और तमाम दुनिया के जितने भी बड़े रिलीजन है उन तमाम मजहबी रहनुमाओं के साथ बैठ कर के हमारी एक विचार गोष्ठी होती है। हम सोचते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तब्दीली लाने के लिए, पूरी दुनिया के अंदर चेंजिंग लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम मजहबी एतबार से क्या अपने को आपको पेश कर सकते हैं, और हम दुनियावी एतबार से भी क्या हम लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ शोबे हैं, मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट है, उस पर हम जिस एतबार से जहाँ जिस सब्जेक्ट पर हमें मिशन मिलता है, काम मिलता है, हम जाते हैं और उस मिशन पर हम काम करते हैं। जी। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बताया आचार्य महाराज जी थे, अनुराधा पोटवाल जी थी जी। ऐसे एक सोशल प्रोग्राम में आपको बतौर स्पीकर, बतौर चीफ गेस्ट भी बहुत बार इनवाइट किया गया है। तो डिफरेंट रिलीजन के साथ, डिफरेंट रिलीजन के लीडर्स के साथ जी काम करने का अनुभव, जी, उनकी विचारधारा क्या है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। बस उसके बारे में तो मैं क्या आपको बता सकता हूँ, उसमें जो लुत्फ़ और जो मज़ा आता है वो शायद जो है हमने महसूस नहीं किया है। मैं आप थोड़ी सी एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। हम सॉल्ट लेक सिटी अमेरिका के अंदर एक कार्यक्रम में बैठे थे, राउंड टेबल, हम रिलीजन लीडर बैठे हुए थे सारे, जो हम इंडिया से गए थे। उसमें आचार्य लोकेश मुनि जी थे जो दिल्ली में अहिंसा विश्व भारती के वो हैं, ये स्वामी चिदानंद जी महाराज और बहुत सारे लोग थे। हम जब एक टेबल पर मुख्तलिफ रंगों में मुख्तलिफ मजहबों के लोग एक टेबल पर बैठते थे, तो क्रिश्चियन जो है लीडर आकर के हमको पूछते थे, यहूदी लीडर कि आप क्या है। हमने कहा ये हिंदुस्तान का कल्चर है, ये हमारी तहजीब है, ये गंगा जमनी तहजीब हमारी है कि एक ही टेबल के ऊपर बैठ करके हम चाय पी रहे, पानी पी रहे, महाराज श्री भी है, इमाम भी है, वहाँ जो है यहूदी वो भी है, रबाई भी है, क्रिश्चियन भी है, सारे लोग बैठ करके एक ही प्लेटफॉर्म पर। एक तो हमने कहा, हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि हम मुझे एक पाकिस्तान के बहुत बड़े पत्रकार है अल्लाह वाला के नाम से, और लाखों की तादाद में इनके फॉलोअर हैं, उन्होंने मुझे इंटरव्यू मेरा किया सॉल्ट लेक सिटी में इन लोगों के साथ देख करके कि इमाम साहब आप जो हैं इन साधु संतों के साथ बैठते हैं और जो है आप मंदिरों में भी जाते हैं, तो क्या आपके पर फतवे नहीं लगते हैं। मैंने कहा कि फतवे तो लगते हैं, लेकिन हमारे भी काम करने की कार्य पद्धति है। मैं सेव गंगा मूवमेंट का मेंबर हूं, मेरा गंगा से मेरा एक क्लीन वाटर तो मैं चाह सकता हूं, गंगा नदी क्लीन बहती वो तो मैं मान सकता हूं, सेव गंगा से और गंगा की जो है पवित्रता से उससे मेरी निस्बत नहीं है, लेकिन मैं उसका मेंबर हूं। मैं उसकी पवित्रता को, लोगों की भावनाओं को जानता हूं कि देश की करोड़ों लोगों की, जो मेरे देश के बसने वाले करोड़ों लोग हैं, उनकी भावना गंगा से जुड़ी हुई है, तो मैं उसका मेंबर बना हूं। मेरे सुझाव होते हैं उसकी पवित्रता के लिए, उसकी सफाई के लिए, तो मैं अपने विचार और अपनी सोच क्यों नहीं पेश कर सकता हूं। मैं बड़े बड़े प्रोग्राम का अभी महात्मा गांधी घाट के ऊपर दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम हुआ, मुझे एज ए स्पीकर के मुझे बुलाया, मैंने वहाँ बताया, उनको सजेशन दिया कि गंगा एक ऐसी पवित्र, लाखों लोगों के खून के अंदर दौड़ने वाली इतनी पवित्र जो है नदी है, तो मैंने कहा इस नदी को हम पवित्र नहीं कर सकते, इतने सारे लोग मिल करके, करोड़ों रुपए का उसका बजट होता है, गवर्नमेंट ने स्पेशल का डिपार्टमेंट बनाया है, क्या हमारे अंदर कुछ कमी है कि गंगा को हम साफ नहीं कर सकते हैं। गंगा पवित्र क्यों नहीं होती है। आए दिन गंगा के अंदर प्रदूषित पानी आता है, गंगा के अंदर गंदगी आती है, जो है लाशें बह करके आती है, क्यों आ रही है। हमें उस पर सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कमी है। एक अंग्रेज होता है, हडसन नदी है या लंदन ब्रिज की नदी, आप देखिए उसके अंदर एक तिनका नहीं जाता है उस पानी के। उन क्रिश्चियनों को उस नदियों से कोई आस्था नहीं है, धार्मिक आस्था कुछ नहीं है, वो क्लीन वाटर चाहते हैं, खाली क्लीन वाटर होना चाहिए, साफ सुथरा होनी चाहिए। तो उनका पानी इतना पवित्र और इतना पाक साफ होता है, इतना क्लीन होता है। तो हमारे यहाँ तो करोड़ों लोगों की आस्था है गंगा के साथ, तो कितनी पवित्र और कितनी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है, हम इन सब चीज़ों को हम महाराजाओं के साथ, संतों के साथ बैठ करके हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। बहुत चीज़ें सीखने की मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हमसे उनको जानने की मिलती है। जी। एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आपके जो फ्यूचर गोल्स होंगे, फ्यूचर में जो टारगेट्स होंगे, तो यकीनन जो आप एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन को क्लब करके आगे जाना चाहते हैं, जी, तो वो फ्यूचर गोल्स के बारे में हमें कुछ बताइए।
देखिए फ्यूचर गोल्स के बारे में तो सबसे बेस्ट तरीका जो अभी आम तौर पर लोगों के अंदर एक जहन बना हुआ है कि मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हमने उसके कदम बढ़ा दिए और कदम रख दिया, हमने शुरुआत उसकी कर दी है, अच्छा रिज़ल्ट भी मिल रहा है। हमसे पहले बहुत सारी इस्लामिक बड़ी संस्थाएं, यूनिवर्सिटियां हैं वो और बड़े दारुल उलूम हैं, उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है और उनको भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। कहीं मेडिकल कॉलेज है, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज है, सारी चीज़ें हैं तो काम कर रहे हैं, रिज़ल्ट मिल रहे हैं। हमारा भी फ्यूचर ये है कि अपनी नई जनरेशन आए, उनको अच्छा एजुकेशन मिले, स्टैंडर्ड एजुकेशन मिले, क्वालिटी वाइज एजुकेशन मिले उसकी। और एजुकेशन का जो है वो इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन को एक अपनी एक ज़रूरत समझो। आज जो है मेरा जो खुद का ये है कि एजुकेशन बहुत सस्ता होना चाहिए, एजुकेशन बहुत आसान होना चाहिए बच्चों के लिए, ताकि गरीब से गरीब बच्चे अच्छी स्कूलों में जाते हुए घबराए नहीं। आज गरीब का बच्चा है, खेतों में है, इधर उधर है, जाओ सरकारी स्कूलों में भेज दो उनको। अच्छे बच्चे हैं, पैसे वाले, मॉडर्न स्कूलों के अंदर भेज दो। तो ये डिफरेंट हो रहा है। नहीं, हम अपनी सरकारी स्कूलों का ही स्टैंडर्ड इतना अच्छा बनाएं और उसके लिए हम सरकार को भी कह सकते हैं, सरकार सुझाव भी दे सकते हैं, हम आमदा भी कर सकते हैं उनको कि आप सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड अच्छा करो, बेहतर करो। और आप बहुत सारी मिसालें हम देख सकते हैं। तो इन चीज़ों में हमें समाज के अंदर तो सबसे बड़ी जो आवश्यकता है और ज़रूरत है कि मॉडर्न एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारा खुद का भी मिशन है, हमने इस मोमेंट पर काम शुरू कर दिया है और कर रहे हैं और बहुत ही तेज़ी के साथ हम करेंगे। और जहाँ भी जो जाते हैं लोगों को इसकी तरफ, लोगों को राग़िब करते हैं, लोगों को इसकी तरफ मुतवज्जे करते हैं और लोगों को बताते हैं, अवेयरनेस करते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, चाहे आपकी कम आमदनी हो लेकिन अच्छी बच्चों की तालीम करो, आपका बच्चा IAS IPS होगा। हमने एक IPS अभी गुजरात में पोस्टेड है, उनको देखा, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे समाज के लोग, मेरी कम्युनिटी के लोग मुझे ज़कात दे करके मुझे लोगों ने पढ़ाया है, लेकिन मैंने उस वक्त कबूल किया और मैंने पढ़ा, मेहनत से पढ़ा, लोगों के पैसों का मैंने कदर की और आज मैं इस IPS ऑफिसर हूँ। एक बात मेरे जहन में आती है, जैसे आपने कहा कि सरकार के साथ, चाहे हमारे गुजरात सरकार की बात करें या हम नेशनल गवर्नमेंट की बात करें, तो उस एतबार से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहते हैं जी। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल है, स्किल इंडिया है जी, या EDI है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है गांधीनगर में। तो इस हवाले से लेके बिजनेस डेवलपमेंट, ताकि हम सामाजिक कुछ लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, इसके बारे में आपके यहाँ कुछ प्रोग्राम होता है? नहीं, इस सिलसिले में हमारे पास कोई योजना तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता मैं गुज़िश्ता वीक जो है एजुकेशन मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा से मैंने गुफ्तगू हुई मेरी, और जब मैंने अपनी सोच और उनको बात रखी तो उन्होंने हर एतबार से जो है अपने आप को पेश किया कि हमारा डिपार्टमेंट, हमारी सरकार इस मामले में आप अपने समाज के अंदर जिस तरीके से अवेयरनेस पैदा करना चाहिए, जिस तरीके से एजुकेशन की लाइन से मेहनत करना चाहिए, सरकार आपकी तरफ है, हम लोग आपकी तरफ है, आपके साथ है। बड़ा मुझे उन्होंने आश्वासन दिया और बड़ा उन्होंने जो है बहुत तफसील से उन्होंने हमारे साथ इस मामले में गुफ्तगू की है जी। तो इस आप जो कह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब अपने एजुकेशन के साथ डेवलपमेंट यानी वो अपने बिजनेस की तरफ जो है वो बढ़ेगा, तो जाहिर बात, तो इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियात है। इंसान अच्छा होगा, अच्छा उसके पास पैसा होगा तो उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी, अच्छी सोच होगी, अच्छी सेवा कर सकेगा, अच्छी खिदमत कर सकेगा। ये तो एक इंसान की ज़रूरत है, इंसान की ज़िंदगी जीने का एक अहम रोल है इसके अंदर। तो इस कदम पे अगर आपके पास भी कोई योजनाएं हो, आपके पास भी कोई प्लान हो, आपके पास भी कोई मैप लाइन हो, तो आप हमें बताइए, उस पर हम आपके साथ भी मिलकर के काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में हम कुछ डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स को बुलाकर इनवाइट करके, जिसमें हम आपको भी इनवाइट करेंगे, एक इंटर रिलीजन कल्चरल प्रोग्राम जैसा रखना चाहते हैं। तो उसमें आपको एक चीफ गेस्ट के एतबार से और एक स्पीकर के एतबार से बुलाना चाहते हैं, उसके बारे में आपका क्या तासुरात है? जी, बहुत ही खुशाइन कदम है, मैं उसको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम है और इसकी मुल्क के अंदर आवश्यकता है। और ये चीज़ जब होगी तो मैंने सबसे पहले सद्भावना प्रोग्राम 2009 के अंदर जयेंद्र सरस्वती जी जो उनको बुलाए थे, पूरी कांचीपुरम के शंकराचार्य जी थी उनको 2009 में। उस वक्त गुजरात का माहौल इंतहाई
जहर आलूदा था, लोगों के अंदर नफरती थी, उस वक्त सबसे पहले मैंने कार्यक्रम किया था। और उस वक्त प्रधानमंत्री उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे मुबारकबादी भी इस मामले में दी थी और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने इस मामले में मुझे मुबारकबादी पेश की थी। लेकिन हमने कई प्रोग्राम किए, इसकी इंतहाई मैंने आज जैसे पहले इंटरव्यू में आपको कहा सवाल जवाब में कि इसकी आवश्यकता है, अभी इसकी ज़रूरत है। मुल्क के अंदर जिस तरीके से नफ़रत का माहौल चंद मुट्ठी लोग जो हैं फैला रहे हैं, इस माहौल और इस फिज़ा के अंदर इंटर रिलीजन, आपस के रिलीजन मजहबी रहनुमाओं को एक जगह जमा करके उनके माध्यम, मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से लोगों तक उसका पैगाम पहुंचाना वो बहुत ही ज़रूरी है अभी हमारे हिंदुस्तान के लिए, बहुत ज़रूरी है। आप इस कदम को आप बढ़ाइए इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मेरी हाज़िरी रहेगी ज़रूर, इंशाल्लाह मेरी हाज़िरी रहेगी। एक ये भी चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि जो एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, इसके एतबार से भी हम आपको इंशाल्लाह इनवाइट करना चाहते हैं। जी। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जो हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है मकबूल मडोली साहब, वो इस इंटरव्यू को क्लोज करके नोट दें। हमें खुशी है कि मौलाना लुकमान तारापुरी साहब ने हमें इनवाइट किया और हमें उनका कीमती टाइम दिया। शुक्रिया बहुत बहुत। और उनको नज़दीक से देखने का, परखने का और बहुत सारे मुद्दाओं पर चर्चा करने का टाइम दिया। हमें खुशी है कि गुजरात में और ख़ास करके चरोतर में, उसमें भी तारापुर में ऐसा मदरसा कायम है जिसमें बहुत सारे मदारिस में एजुकेशन फेयर के हिसाब से और बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है। खुशी हुई और हम आपसे CEE ग्रुप से सबसे ज़्यादा थैंक्स कहते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आप लोग भी तशरीफ़ आए, हमें भी वेलकम कहने का आपको मौका मिला, हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने उस लायक हमको समझा और आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत आप हज़रात का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह आप ऐसी शख्सियत है आनंद में जिसके बारे में जितना कहा जाए, जितना जाना जाए वो कम है। बस आपकी दुआएं और प्रार्थना चाहिए। जी दुआ कीजिए। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी मौका देगा और फिर इंशाल्लाह आपसे इंशाल्लाह और भी मुखातिब होंगे। ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मीडिया की टीम तरफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया।